अंकुर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं अनुरोध करूंगा अंकुर जी से कि कृपया आप भी अपनी बात रखें और कोई प्रश्न है तो वो भी पूछें। थैंक यू पुनीत जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते। प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में, ये जो 4 जुलाई वाला हुआ था, उसमें भारतीय जनता पार्टी के डिजिटल एडिशन में बदल जाने की बात कही थी। और जैसे लॉकडाउन में कई क्षेत्रों में बहुत उत्कृष्ट कार्य हुआ है, जिसमें कि हमारा काशी और गोरख क्षेत्र भी बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया है। उसका सारा नेतृत्व और श्रेय भाई साहब आपको जाता है। और लगभग ये जो 3 महीने का आप अभी अनुभव बता रहे थे, तो इससे आप पर्सनल आपका क्या एक्सपीरियंसेस रही हैं, कुछ ऐसी खास चीज़ें हुई हैं? और इसके अलावा संगठन की कार्यशैली और क्षमता में कैसे कुछ परिवर्तन आने वाला है, इसके विषय में भाई साहब 2 शब्द बताएं प्लीज। एक तो इसका श्रेय सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का है। हम सब तो उसके माध्यम हैं, इसलिए यह व्यवस्था का एक अंग, व्यवस्था के एक अंग है, इसलिए चल रहा है। सभी कार्यकर्ताओं का एक सहज और एक सामूहिक भाव, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसका संबोधन जो कार्यकर्ताओं से अपेक्षा करते हुए उन सारे संयम, सद्भाव और उनकी बातें करी हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के मन में वो स्थापित है। अगर ये नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी के साथ शायद नहीं जुड़ता, जैसा मैं सोचता हूँ। यह भाव होने के कारण ही वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। अगर नहीं होता तो कांग्रेस का होता, समाजवादी पार्टी का होता, कम्युनिस्ट पार्टियों का होता। तो यह अपने को जो भिन्न करता है उसका कारण यही है। लेकिन इन्हीं कारणों से यह भाव भी उनके मन का बना और इन्हीं कारणों से वह काम भी करते हैं। तो श्रेय तो उन कार्यकर्ताओं को है। और मैं केवल शब्द के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बहुत हृदय से बोल रहा हूँ कि मैंने उनके इस परिस्थितियों को देखा है, बड़ी नजदीक से देखा है कि कितनी कठिनाई के साथ भी। मैं कहीं से पूछता था कि घर में कैसे संभाल लेते हो, कहे अरे घर में तो बहुत विरोध होता है वैसा, लेकिन मन नहीं मानता है और लगता है कि यहाँ नहीं आए, हम नहीं आ पा रहे हैं तो बहुत कठिनाई हो रही है, घर में तो हो ही जाएगा, घर में तो बैठना ही था। तो यह भाव ही, कोई अपेक्षा नहीं है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है सिवाय संतुष्टि के। मन की संतुष्टि मिलने वाली, बस एक ही शब्द, ये सब सारे 7 सकारों का जो परिणाम है वो संतुष्टि है और वो अपने मन की संतुष्टि है। तो इस संतुष्टि के भाव को लेकर जब वो काम कर रहे थे तो उस कालखंड में यह सारा कुल व्यवस्थाएं तो बननी थी, लॉकडाउन में सब कुछ तो बंद ही था। तो माध्यम तो थोड़ा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता टेक्नो फ्रेंडली तो है ही है, परंतु फिर भी अगर ये नहीं होता तो आप हम सब ये नमो ऐप के माध्यम से ये वर्चुअल मीट कैसे करते रहते। तो निश्चित रूप से सब उसके कारण से ही नीचे तक का इसका प्रभाव है। और इस कालखंड में जरूर जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये डिजिटलाइजेशन हो गया है, तो कमोबेश जो नीचे के वर्कर थे हमारे, बहुतों को जब हम लोगों ने वर्चुअल मीटिंग से शुरू की, आपको मैंने प्रारंभ में ध्यान में दिलाया था कि हम लोग प्रतिदिन मिलते थे, तो ये मीटिंग ऐप के माध्यम से, तो प्रतिदिन जिलाध्यक्ष मिलते थे, तो हमारे पदाधिकारी, प्रमुख पदाधिकारी मिले। फिर उसमें ध्यान में आया कि हम लोग बढ़ा सकते हैं, तो धीरे धीरे इसका कहीं कोई निर्देश नहीं था स्थानीय स्तर पर, प्रारंभ में स्थानीय स्तर पर ही इसके प्रयत्न शुरू किए। बाद में हमारे संगठन के नेतृत्व ने भी इन विषयों को आगे बढ़ाया और कमोबेश जगह जगह लोगों ने प्रयत्न किए और नीचे तक के मंडल और नीचे बूथ तक के कार्यकर्ता, जिनको बहुतों के साथ ऐसी समस्या थी, तो लेकिन हमारे आईटी के वर्कर्स थे, बाकी थे, उनको ट्रेंड किया उन्होंने कि ऐप ले, कैसे लिंक को शेयर करते हैं, कैसे लिंक को कनेक्ट करते हैं, कैसे ऐप डाउनलोड करके उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो ये सारा कुल उनको अभ्यास दिलाया। आज ये कह सकते हैं कि इस 3 महीने में भारतीय जनता पार्टी की जो उपलब्धि है, इनपुट आउटपुट दोनों की बातें होती हैं। तो इनपुट तो यह है कि हमने सेवा और बाकी काम के साथ कार्यकर्ताओं का मन समाज के साथ जोड़ने में सफल हुए, क्योंकि जब वो करता है तो भाव भी बदलता है। अगर थोड़ा बहुत ढीला ढाला है तो वो भी बदलता है। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने यह जो रचना की टॉप टू बॉटम, ये पूरी रचना में कार्यकर्ताओं का मन तो बदला ही, भाव भावना तो उसकी बदली, और भी ज्यादा पार्टी के साथ वो आत्मिक रूप से कनेक्ट कर पाए अपने को। नया कार्यकर्ता, पुराने वर्कर्स तो वैचारिक रूप से जो जुड़े हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन ये जो नया वर्कर है, वह नया वर्कर भी इस भाव के साथ जुड़ गया। तमाम ऐसे नौजवान हमारे मित्र थे जो इसके साथ खड़े होकर एकदम से बिना कोई प्रश्न मन में लिए, तो उनके साथ ये चीजें भी जुड़ी। तो साथ साथ हमको जो आउटपुट प्राप्त हुआ उसका वो यह था कि इसको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास जो ये टेक्निकल माध्यम थे, इन माध्यमों ने बहुत सहयोग किया, इंटरनेट ने बहुत सहयोग किया, और यही सूचना को फैलाने का, उन जानकारियों को लेने का माध्यम बना। तो हमारे नीचे तक के कार्यकर्ता भी वास्तव में डिजिटली इक्विप्ड हो गए पूरी तरह से। उनके मोबाइल से कैसे लाइव बातें कर सकते हैं, और कोई फीलिंग ऐसी नहीं लगी 3 महीने में कि किसी की दूरी है, क्योंकि थोड़ा भारतीय जनता पार्टी में बैठक कार्यक्रम, ये रचनाओं का एक
प्रक्रिया है, नियमित चलती रहती है श्रेणीबद्ध। संगठन तभी तो चलता है। तो हमारी संगठन की रचना में लगा ही नहीं कि केवल हम स्पर्श नहीं कर सकते थे, बाकी सब कुछ चल रहा था। तो एक्चुअल जैसा लगता नहीं था, लेकिन वर्चुअल एक्चुअल से ज्यादा प्रभावी ज्यादा रहा। तो नीचे तक कनेक्ट होने में हमको यह बहुत ही सहयोगी भी बना। और अगर मैं अनुभव की बातें करूं तो अनुभव तो इसका बहुत ही अच्छा रहा। आगे भी हम और अधिक गति से इसको पहुंच पाएंगे और गति से हम नीचे तक को जोड़ पाएंगे, और कार्यकर्ताओं के भी अनुभव। और एक और बात बताऊं, थोड़ा सा भारत का समाज आप देखिए, इन टोटल बात करें, मैं भारतीय जनता पार्टी की नहीं बात करता हूं, पूरे देश की बातें करता हूं। भारत का जो मानस है, जो मन स्थिति है, भारत का समाज दुनिया की सारी चीजों को एक्सेप्ट करता है, लेकिन तौल कर एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, लेकिन आंख मूंद कर नहीं करता। ये कुछ लोगों को देख करके प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल पूरे देश की जो सांस्कृतिक संरचना है उसमें अगर देखने की कोशिश करेंगे तो दुनिया में परिवर्तन होता है, भारत में भी आता है, थोड़ा देर से स्वीकार होता है। यह देर से स्वीकार्यता ही हमारी स्टेबिलिटी का आधार है। भारत जो दुनिया में प्रतिष्ठित है, यानी दुनिया की सभ्यता और संस्कृतियां मिटी और समाप्त हुई, नए बने, कितने देश आए और गए, भारत तब भी था और भारत आज भी है, तब भी देख रहा था और आज भी देख रहा था। व्यक्ति तो बदल गए, लेकिन देश की संस्कृति और देश की मान्यताएं तब भी जिंदा थी। इतने सारे आक्रमण के बाद भी देश की ये स्थितियां स्थिर रही हैं, और आज हम आप बैठकर इन सारी चीजों की चर्चा कर रहे हैं। उसका कारण ये था कि हम उसको तौलकर ठीक आकलन करके जो सकारात्मक है उसको स्वीकार करते हैं। इसलिए देश में परिवर्तन स्वीकार हुआ। हम डिजिटल, पूरी दुनिया डिजिटलाइज हो गई, पूरी दुनिया में बातें आ गई। हम एक कह सकते हैं कि हमारी पहुंच देर से हुई, लेकिन हम उस क्रम में जैसे जैसे नीचे गए वैसे वैसे नजदीक होते चले गए। और इस अनुभव ये आया कि इस लॉकडाउन में हम इतनी स्पीड से एक पक्ष को नीचे तक पहुंचाए हैं। शायद अगर मैं संगठन के आधार पर इसका आकलन करूं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज नहीं, लेकिन कुछ समय बाद इसके असर भी समझ में आएंगे। जो बात हमें समझाने में सालों लग जाते, शायद पीछे 4 सालों से 5 सालों से हम लोग समझा रहे हैं, नीचे कार्यकर्ताओं का क्रम धीरे धीरे नीचे जा रहा था। कई बार आलोचना भी इसकी होती थी कि भाई जो वर्कर है पुराने, देखिए एक भाव से बोलते हैं, तो उनका कहना है कि अरे अब तो मिलना जुलने का, व्यक्तिगत मिलने का प्रभाव थोड़ा ज्यादा होता है। ये बात सच है कि जब हम आपस में साथ में बैठते हैं तो उसका एक प्रभाव अलग होता है, फिजिकली जब मिलते हैं तो। लेकिन तब ये आलोचना होती थी जब मोबाइल के वीडियो से चैटिंग करते थे, वीडियो बात करते थे तो। लेकिन इस लॉकडाउन ने एक सकारात्मकता उसके अंदर जो पैदा की, देखिए देखने की दृष्टि भी तो होती है ना। तो जो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर की सकारात्मक दृष्टि है, सकारात्मक सोच है, उसने इसको पॉजिटिव लिया। अरे ये तो बहुत अच्छा माध्यम है हमको जुड़े रखने का। कोई किसी ने शिकायत नहीं की, किसी ने आलोचना नहीं की, और जिनको नहीं आ रहा था फोन करके पूछ के वो इसके साथ जुड़े। हमारे तमाम ऐसे थोड़ी बड़ी आयु के कार्यकर्ता थोड़ा सा बहुत ज्यादा इसमें शार्प नहीं रहते, लेकिन उन्होंने भी इसको साथ, उनको नहीं मिल रहा था, घर में जो नौजवान बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनके साथ वो करते थे, जोड़ के मुझे दो, करेंगे, वो लगाते थे। मैं कई बार देखता था इन बातों में कि वो उसके साथ जुड़ते थे। तो अगर मैं तो इसको अनुभव क्या, मैं इसको उपलब्धि के रूप में देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की रीच बढ़ा दी है इसने। भारतीय जनता पार्टी की पहुंच उस नौजवानों, क्योंकि यह जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये हमारे युवकों के बीच का एक बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन का माध्यम, क्योंकि वो आलोचनात्मक नहीं, वो इसको सकारात्मक लेते हैं। और उनके कारण से जो पुरानी पीढ़ी है उसने भी इसको सकारात्मक तरीके से स्वीकार कर लिया है। तो इसमें सब कुछ बहुत अच्छा हुआ है, आलोचना का कोई कारण नहीं बनता है। अनुभव बहुत अच्छे आए इसके कि नीचे तक की कनेक्टिविटी हमारी बढ़ गई, और हम आगे इसका पार्टी संगठन में उपयोग भी कर सकेंगे। लॉकडाउन ने हमको दिया ही है, लिया नहीं है कुछ। इस कोरोना ने कहीं ना कहीं से, देखिए देखने की दृष्टि हम कोरोना की आलोचना शिकायत तो एक पक्ष हो सकता है, लेकिन मैं अब आनंद के रूप में ही लीजिए, लेकिन अगर एक पूरे समग्र रूप में देखेंगे तो कहीं ना कहीं से इस कोरोना के कारण से जो लॉकडाउन हुआ, और लॉकडाउन के कारण से जो हमारे कार्यकर्ता नीचे तक कनेक्ट हो पाए, कनेक्शन का ये जो माध्यम बना डिजिटल, यह माध्यम भी हमारे लिए, और मैं उसकी चर्चा कर रहा था, अगर मैं इसमें थोड़ा डिटेल कर सकता हूँ क्योंकि आपने प्रश्न ऐसे करे हैं, तो इसके साथ साथ कि ये जो गुरुवारी अड़ी की बात करी, शायद ये तो हमारे कार्यकर्ताओं के कनेक्शन की बात थी। ये डिजिटलाइजेशन ऐसा हुआ है कि ये डिजिटल माध्यम समाज के साथ जोड़ने का भी माध्यम बन सकता है, इसका यह प्रयोग है। मेरे 2 कार्यक्रम काशी में इसको और अब बहुत सारे यूनिवर्सिटियों ने भी, बहुत सारे व्यक्तिगत संस्थाओं ने भी ऐसे लाइव कार्यक्रम चलाए, वर्चुअल मीटिंग्स चलाई, वेबिनार शुरू हो गए। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का तो डिजिटलाइजेशन हुआ ही, देखिए समाज के अंदर भी इसकी एक व्यापक
कनेक्ट रखने की, क्योंकि भारत का समाज एक दूसरे से जुड़े बिना रह नहीं सकता, एक दूसरे से बात करे बिना रह नहीं सकता। हम बाहर के देशों का तो मुझे कोई खास अनुभव नहीं है, लेकिन जैसा मैंने सुना है, देखा है, लोगों से जाना है, तो अड़ोस पर थोड़ा महानगरीय संस्कृतियों में यह प्रभाव बढ़ा है। फिर भी भारत में हम बस की यात्रा करते हैं, ट्रेन की यात्रा करते हैं, हमारे पड़ोस में बैठा हुआ व्यक्ति अपरिचित है, कहीं हम नहीं जानते, लेकिन बहुत देर तक चुप नहीं बैठ पाते, थोड़ी देर के बाद बात शुरू हो जाती है, क्योंकि ये भारत का स्वभाव है। तो अब पड़ोस में बैठा हुआ फिर शुरू हो जाए, कुछ नहीं हो, कहाँ से आए हो, कहाँ के रहने वाले हो, क्या। कुछ समय के बाद तो बात करते करते अगर आप सुने तो लगेगा कि उसका रिश्तेदार निकल गया, उसके संबंध का निकल गया, उनके कहीं और का निकल गया, बैठे बैठे ही संबंध विकसित हो जाते हैं। यह दुनिया में और कहीं नहीं है भाई साहब, ये केवल और केवल भारत में है, और यही हमारे जीवन का आधार भी है, यही हमको जिंदा भी रखे हुए है। तो समाज के साथ कनेक्ट होना ये हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। माध्यम, आज जब लॉकडाउन का हुआ तो उसमें डिजिटल माध्यम आ गया, तो हम लोगों ने 2 कार्यक्रम ऐसे पार्टी के स्तर से भी शुरू किए, लेकिन एक बहुत ही उसकी अच्छी उपलब्धि भी है। और अब तो इंतजार होने लगा है, लोगों को प्रतीक्षा रहती है कि ये गुरुवार के शाम को 5 बजे गुरुवारी अड़ी, यह अड़ी वो वही है अड़ी जो चाय की दुकानों पर चलती थी। तो बहुत सारे लोगों को इसके लिंक रहते हैं, वो अपना शाम को 5 बजे मोबाइल खोलकर बैठ जाते हैं, अपनी गपशप चलते हैं, और बड़ी अच्छी अच्छी चर्चाएं हैं। आपको बताऊं तो एक 3-4 ज्योतिष के लोग मिले, उन्होंने ज्योतिषी गणना के आधार पर, और आपको बताऊं उन्होंने, क्योंकि काशी में यह आपको ध्यान दिलाऊं कि यह जो गुरुवारी अड़ी है यह काशी केंद्रित है, क्योंकि काशी में सब है, वाराणसी में सब है। यहाँ साहित्यकार भी है, कलाकार भी है, रंगमंच कर्मी भी है, फिल्मी कलाकार भी है, ज्योतिष भी है, वेद भी है, पौराणिक व्यवस्थाएं भी हैं, आध्यात्म भी है, योग भी है, विज्ञान भी है, सब कुछ वाराणसी में है। एक वैचारिक पक्ष, दूसरा पूरी दुनिया के लोग आते हैं और पूरा भारत यहाँ निवास करता है। तमिलनाडु के लोग भी हैं, आंध्र के भी लोग हैं, तेलुगु भी बोलने वाले हैं, तमिल भी बोलने वाले हैं, मराठी भी बोलने वाले हैं, गुजराती बोलने वाले हैं, सब यहाँ निवास, सबके मोहल्ले हैं। बंगाली टोला है तो गुजराती टोला है तो साउथ वालों का है, सबके अपने, यानी पूरा भारत बनारस में रहता है। तीसरा, पूरे देश के अंदर काशी की विशेषता यह है कि पूरे देश के अंदर कहीं भी कोई रहता होगा, पहले मंदिर वगैरह स्थापित करते थे बड़े बड़े राजघराने, बाकी तो उसका एक अंश काशी में स्थापित करते थे। तो चाहे हमारे चारों धाम की बातें करें, 12 ज्योतिर्लिंगों की बात करें, हमारे शक्तिपीठों की बात करें, सबके अंश वाराणस में है। इसलिए काशी आकर के अगर कोई करता है तो सब कुछ यहाँ पूरा हो जाता है। तो ये सब कुछ यहाँ चर्चा हो सकती है। तो ये ध्यान में लेकर कि यह एक संदेश देने वाला केंद्र है काशी, और देश के प्रधानमंत्री जब यहाँ का नेतृत्व करते हैं, तो जब यह संदेश और भी के साथ इन चीजों के साथ जोड़ना चाहिए, तो हम समाज के और लोगों से कैसे कनेक्ट हो। तो यह गुरुवारी अड़ी शुरू हुई, उसमें साहित्यकार भी आए, हमारे बड़े बड़े पत्रकार जो बड़े स्तर पर लिखते हैं, चिंतन करते हैं, ऐसे लोग भी आए, ज्योतिष वाले लोग भी आए, शायद आगे कुछ करने वाले हैं, यहाँ के संतों की जो परंपरा है उसको लेकर के आए। लोक परंपराओं से जुड़े हुए जो लोग हैं उसमें लोकगीत, लोक परंपराएं, लोक जीवन, इसको लेकर के भी चर्चा उस पर गुरुवारी अड़ी पर बनी। और 1-2 एक्सपर्ट होते हैं और बाकी और लोग होते हैं, उसके साथ चर्चा करते हैं, गपशप करते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं, कोई व्यंग्यात्मक भी बोलते हैं थोड़ा सा, बाकी भी आनंद भी लेना। उसमें कोई नहीं भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स की ये अड़ी नहीं है, ये समाज के लोगों की है, केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित है। तो एक अच्छा वो उपलब्धि चल रही है। और पिछले दिनों तो एक अड़ी पर ही जाकर वहां से लाइव, वहां बैठे हुए लोगों के साथ अड़ी पर चल रही है चर्चा, तो वहीं से सीधे लाइव करके उसको जोड़ दिया। तो ये प्रयत्न, एक डिजिटल प्रयत्न अच्छा किया है। दूसरा एक कार्यक्रम चलाते हैं यहाँ पद्म सभा का, बड़ी मात्रा में दिल्ली मुंबई के बाद बनारस ही एक ऐसा केंद्र लगता है, जहां तक मुझे पता है, अब इसकी वास्तविक स्थिति क्या है, लेकिन मोटा मोटा जो अंदाज लगता है कि बड़ी संख्या में पद्म पुरस्कार प्राप्त लोग बनारस में रहते हैं। पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण वाले लोग भी निवास करते हैं। कुछ मुंबई रहने लगे, कुछ दिल्ली रहने लगे, लेकिन बनारस के साथ इनका संबंध, बनारस की ओरिजिन है। तो ध्यान में आया कि इनको पुरस्कार मिला और इनके जीवन की बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां हैं जिसको जानने की जरूरत है। उनके व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हुए प्रसंगों को सबके सामने रखने की जरूरत है। तो थोड़ा सा एक जो भारतीय जनता पार्टी का आर्काइव है उसके लिए एक सामग्री भी इकट्ठी हो सकती है, और उनके जीवन भी, क्योंकि सामान्यतः ये सब बड़ी आयु के लोग हैं, शायद पता नहीं कब तक उनका जीवन रहेगा, ईश्वर उनको दीर्घायु करे। लेकिन एक साल सारे पक्ष करके उनके साथ बातचीत शुरू की, और फेसबुक पर उसका लाइव, एक जो हमारे काशी क्षेत्र का पेज है उस पर उसको लाइव करते हैं 1 घंटे। उनको व्यक्तिगत जीवन से जुड़े प्रसंगों पर बात करते हैं,
उसके उनके व्यक्तिगत जो अध्ययन के विषय हैं उससे जुड़े हुए बात करते हैं, और फिर देश समाज के साथ जो जुड़े हुए विषय चल रहे करंट अफेयर्स हैं इस पर चर्चाएं करते हैं। इन सारे उसमें चीन के संदर्भ में भी चर्चा हुई, उसमें तिब्बती संस्कृति सभ्यता के बारे में भी चर्चा हुई, हमारे गीत संगीत साहित्य के बारे में भी चर्चा हुई। तो ये अलग अलग विषयों को लेकर, क्योंकि पुरस्कार तो ये पद्म पुरस्कार उनकी विशेष उपलब्धियों के कारण ही मिलते हैं। तो यहाँ के हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है, जीआई मान्यता है, ये सब के विषयों को लेकर यानी समग्र विषयों के साथ एक पद्म विभूषण पद्म पुरस्कार प्राप्त कार्यकर्ताओं की उसको नाम दिया पद्म सभा, यानी उसके साथ जुड़कर और सब लोग उसको जाने और भविष्य के लिए एक अच्छा हमारे पास जानकारियों का एक संग्रह भी इकट्ठा हो रहा है। यह भी उसके पीछे वो तो एक वर्चुअल माध्यम को भी हमने ये राजनीति इसमें कहीं ये सारे पक्ष जितने भी हमने बताए यह कहीं राजनीतिक कार्य में नहीं आते अगर एक तरीके से देखें तो। फिर लगता है कि क्योंकि ये समाज के साथ संवेदनाएं हमारी जुड़ी हैं, वो केवल भोजन कराने तक ही नहीं है, तो समाज के मानसिक, शारीरिक, वैचारिक, आध्यात्मिक जो मनुष्य की अपनी आवश्यक खुराक है, इस खुराक की पूर्ति के लिए जो जो जरूरत हो सकती है, एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता जो समग्रता में सोचता है, समग्र समाज के विकास की बातें, व्यक्ति के जीवन से लेकर समाज के समग्र विकास की बात सोचता है, तो उसके लिए यह आवश्यक होता है। काशी उसका केंद्र है। एक छोटे छोटे नमूने के तौर पर यह बातें ध्यान में आई हैं। व्यापक संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ऐसा ही सोचता है। तो एक अच्छे अनुभव के साथ यह लॉकडाउन का समय गया है, एक कोरोना का कालखंड बीता, अभी तो चल रहा है परंतु थोड़ा सा असर जरूर कम हो रहा है। अनलॉक की प्रक्रिया में हम लोग है इस समय, लेकिन एक अच्छे अनुभव आए हैं, इसमें उपलब्धि भरे अनुभव हैं, मैं ये कह सकता हूँ।